बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्टिव हिस्ट्री के बारे में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। लास्ट पॉइंट, आखिरी बात हमने ये की थी कि जिसको आयरन डिफिशिएंसी हो तो वो फटीग महसूस करेगी या और लबेड हो उसका इंटरकोर्स में, उसको मतलब वो मेंटेन नहीं रख सकेगी या मतलब वो डिज़ायर कम होगी उसकी। रिप्रोडक्टिव पर्सनल हिस्ट्री, रिप्रोडक्टिव वेलनेस चेक, उसकी सेहत को, रिप्रोडक्टिव सेहत को हम किस तरह चेक करेंगे। How often are external and internal genitalia addressed by healthcare provider? How often is the patient performing self-assessment of breast? किस तरह वो ब्रेस्ट को असेस कर रही है, फीमेल एंड मेल जेनेटेला, फीमेल को मेल को। फैमिली प्रॉब्लम हिस्ट्री, एनी पेन और टेंडरनेस, अगर वहाँ पे दर्द हो रहा है या आप हाथ लगा रहे हो तो दर्द महसूस करते हैं, उसका नाम है टेंडरनेस। विद ओव्यूलेशन, मतलब जो उसको इग रिलीज हो जाती है उसको दर्द है, या प्री या ड्यूरिंग और पोस्ट मेंसेस में, हेज से पहले, हेज के दौरान, हेज के बाद अगर उसको दर्द है, या सेक्स के बाद जब वो कपुलेशन करती है इसके बाद उसको बहुत दर्द हो रही है, तो हाँ, ये सारे प्रॉब्लम हमने लिखने होंगे। यानी न्यू लेजन और एक्सटर्नल इंटरनल जेनेटेला, अंदर विजाइना में या बाहर विजाइना के ऊपर कोई लेजन तो नहीं है, जख्म तो नहीं है। यानी हिस्ट्री अब नॉर्मल ब्रेस्ट एग्जाम, ब्रेस्ट बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, पेल्विक बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। पेप्समियर, पेप्समियर ये एक टेस्ट है जिसमें हम सर्वाइकल सर्विक्स के हेड में जब कैंसर हो जाती है तो पेप्समियर हम कराते हैं ताकि हम सर्वाइकल टेस्ट कैंसर को फाइंड आउट करें। एनी न्यू विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइना से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, और इचिंग या कोई इचिंग तो नहीं है। डिस्चार्ज वो होगा जो अक्सर फीमेल को यूटीआई हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, या कोई वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, येलो कलर का डिस्चार्ज आता है। एचिंग इसलिए आता है, मैंने आपको अभी बताया है कि मेनोपाज के बाद 48 ईयर्स के बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, उसका एचिंग महसूस करते हैं, मूड स्विंग हो जाती है उसमें, इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन पिल्स लेती है वो। एनी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड, और दोनों दो हेज की दरमियान स्पॉटिंग है या ब्लीडिंग हो रही है उससे, ठीक है। अगर हेज के दौरान ब्लीडिंग 60 ml, मैंने कहा आपको कि ये नॉर्मल है। अगर वो ख़त्म हो गई है हेज की बीमारी और तब भी ब्लीडिंग आ रही है, इसका मतलब है कि अपने चेकअप करवाना होगा। यानी बर्निंग हो रही है या इरिटेशन हो रही है विद यूरिनेशन, अगर यूरिनेशन के साथ इरिटेशन हो रही है, बार बार आती है, इसका मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुई है उसको। इन रेक्टल लेजन, अगर रेक्टम को पीछे, एनस को देखो, रेक्टम को जख्म तो नहीं है, वाट्स तो नहीं है, दाना धब्बा तो नहीं है, हेमोराइड्स बवासीर तो नहीं है, और ब्लीडिंग या अंदर से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, जो कि हेमोराइड्स या पाइल्स या बवासीर का इंडिकेशन है। एनी मूड, मूड को देखो, साइकोलॉजिकल जहन को देखो, और बिहेवियरल रिव्यू को देखो, नोटेड प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट मेंसेस, हेज से पहले, हेज के दौरान, हेज के बाद कोई मसले तो नहीं है उसको। मेल प्रॉब्लम हिस्ट्री, मेल को क्या मसले होंगे। एनी न्यू लेजन और मासेस ऑन एक्सटर्नल जेनेटेला, एक्सटर्नल जेनेटेला जेनेटल आर्गन के ऊपर दाने वगैरह तो नहीं है। एनी न्यू पिनल डिस्चार्ज, आया उससे पिनाइल पीनस से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रही है, एबनॉर्मल फ्लूइड्स और एचिंग, या तो एचिंग तो नहीं हो रही है जो कि या मतलब सेकेंडरी से सारी इसके ऊपर मतलब गुनूरिया, अगर गुनोकोकल या गुनूरिया इन्फेक्शन हुई हो मेल को भी, तो क्या एचिंग उसको हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन है। एनी डिफिकल्टी, डिफिकल्टी तो नहीं है। हेजिटेंसी, हिचकिचाहट तो महसूस नहीं कर रहा है। अर्जेंसी, बार बार तो नहीं जा रहा। और बर्निंग, और ये तो बर्निंग तो नहीं हो रही है विद यूरिनेशन, छोटे पेशाब पास करने में। एनी डिफिकल्टी व्हेन ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन में कोई मसला, मतलब आउट होने में, मतलब जब इरेक्शन वो होती है जब से मतलब कॉपुलेशन में उसकी स्पर्म आउट हो जाती है, तो इसमें तो डिफिकल्टी तो नहीं है। अक्सर ये मसले होते हैं कि पीनस, वो इरेक्टाइल टिश्यू डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल टिश्यू डिस्फंक्शन में वो पीनस को वो इरेक्ट नहीं हो जाता ऊपर, मतलब वो बिल्कुल सोए रहता है, मतलब इरेक्ट नहीं हो जाता, उसका क्या नाम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कभी कभार इस तरह होता है कि वो बहुत जब इरेक्शन हो जाती है तो वो भी नॉर्मल नॉर्मल की तरफ नहीं आ रहा होता। हमारे पास हॉस्पिटल में एक केस आई थी कि मैंने एक पेशेंट से पूछा क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैंने जब कपुलेशन की, मैं अपनी फीमेल से मिला, तकरीबन वो उसका एज था 45 ईयर्स का, मतलब काफ़ी उम्र का था। जब उसने कपुलेशन मैंने की, उसने कहा कि मेरा पेनिस इरेक्ट हुआ, नीचे नहीं आ रहा था, तो फिर वहाँ पर आकर उसकी सर्जरी हुई। एनी हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट प्रोस्टेट वो प्रॉब्लम है कि ये यूरेथ्रा के पीछे एक
क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है, जो कि फ्लूइड सीमिनल फ्लूइड्स खारिज कर लेता है। अगर वो अपनी हद से बढ़ जाए, अपने नॉर्मल से बढ़ जाए, इंक्लूडिंग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, तो उसकी हाइपरट्रोफी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, या डिजीज़ है, तो फिर पास आउट में यूरिन के आउट होने में मसला होगा। एनी रेक्टल लेजन, रेक्टम को देखो, लेजन तो नहीं है, वाट्स तो नहीं है, बवासीर तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, ब्रेस्ट हिस्ट्री, ब्रेस्ट अभी हमने पढ़ा है ना, या ब्रेस्ट टेंडर तो नहीं है, दर्द तो नहीं कर रहा वुमेन के लिए, या ओव्यूलेशन में तो मसला नहीं है। ओव्यूलेशन क्या है, एग प्रोडक्शन में या मेंस्ट्रुएशन में, अगर हेल्थ बीमारी में कोई मसला तो नहीं है। रेक्टल चेंज इन ब्रेस्ट टिश्यू, एनी रिसेंट चेंज इन ब्रेस्ट टिश्यू में कोई मसला तो नहीं है, लम्स तो नहीं है, कोई सख्त चीज़ तो नहीं है। टू ब्रेस्ट और एक्सिलरी अगेन, या कोई एक्सिल बगलों में कोई दाना वगैरह तो नहीं है, पर वुमन के लिए एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, या ओव्यूलेशन में कोई मसला हो, मेंस्ट्रुएशन में कोई मसला हो, एनी निपल डिस्चार्ज, निपल से अगर डिस्चार्ज हो तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है। एनी एक्सिलरी टेंडनेस, अगर बगलों में कोई दर्द वगैरह होता है, इसका मतलब है कि मांस बना हुआ होता है, ऐसा ना हो कि कैंसर की तरफ चली जाए। इन रिस्पेक्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूडिंग एजिंग, ब्रेस्ट कैंसर के लिए एज का भी बहुत मसला होता है ना, कि हार्मोन की नॉर्मेलिटी आ जाती है लेट एज में, तो या मतलब जब मीनोपॉज हो जाती है, तो आप एस्ट्रोजन पिल्स बाहर से लेते हो ना, तो फिर मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी जब आप लेते हो 5 साल तो ठीक है, लेकिन 5 साल के ऊपर फिर ब्रेस्ट में लम्स बन जाती है, जेनेटिक म्यूटेशन है, मीनार की बिफोर 12, ऐसा तो नहीं है कि 12 साल से पहले उसको हेज़ की बीमारी आई है, या मीनोपॉज बिफोर 55 या 55 से पहले उसकी क्या हो गई, मेनोपॉज़ हो गई। ये 55 लिखा है ही नहीं, यानी मतलब, लेकिन नॉर्मल 48 है। अगर 48 से पहले उसका बीमारी ख़त्म हो गई, तो ये भी मसला है। डेंस ब्रेस्ट, बहुत डेंस है, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, सर्टन आनो कैंसरस डिजीज, कैंसर का मसला तो नहीं है आन को, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीवियस रेडिएशन थेरापी या कोई रेडिएशन तो नहीं हुई है उसको, या यूज़ ऑफ ड्रग्स, डाई इथाइल स्टिल बिस्ट्रोल, मैंने आपको बताया था कि ये नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन ड्रग्स है, वो लेती है मीनोपास के बाद। तो एस्ट्रोजन जब आप ज़्यादा लेते हो ना, तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनॉटमी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 10, यस। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इनॉटमी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेस्ट हिस्ट्री हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें एक पीनस है, रूट शाफ्ट ग्लैंड, ये सारा पीनस का हिस्से है, कि रूट है उसका, दरमियान रूट और ग्लैंड्स के दरमियान शाफ्ट होता है, ग्लैंड्स बिल्कुल पीनस का हेड होता है। स्क्रूटम, स्क्रूटम क्या है, वो पाउच जिसमें टेस्टीज होते हैं, उसका नाम है स्क्रूटम। टेस्टिकल, टेस्टिस को कहते हैं। एपिडिडिमस इसके अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म स्टोर भी हो जाता है, और वो उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं वहाँ से, वो एबिलिटी गेन कर लेते हैं स्विमिंग की, मतलब आगे जाने की। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, वास्ट डिफरेंस, ये डक्ट है, इजिकुलेटरी डक्ट, ये भी डक्ट है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है, ये सेमिनल वेजिकल, ये वेजिकल है जिसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स इसके अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स के अंदर भी फ्लूइड होते हैं, ये सेमन और स्पर्म्स की मकदार को बढ़ाते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी को भी मेंटेन, पीएच को नॉर्मल रखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटिला, जिस तरह फीमेल के इंटरनल और एक्सटर्नल थी, इस तरह इसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल है। जेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, जो कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब ये है कि जो कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद देता है। मेल रिप्रोडक्टिव प्रोड्यूस योर स्पर्म ऑन अ साइकिल, उसके लिए एक साइकिल है, एंड अनलाइक द फीमेल ओव्यूलेशन साइकिल, द मेल स्पर्म प्रोडक्शन साइकिल इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म डेली, मिलियंस लाखों के हिसाब से रोजाना के हिसाब से स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल की तरह महीने में एक बार एक प्रोड्यूस हो जाती है। द मैन मेल सेक्स ऑर्गन और द पीनस, इसमें जो पेनस है और टेस्टिस है, एग्स है, द लेटर ऑफ विच प्रोड्यूस सीमन एंड स्पर्म, इसके अंदर स्पर्म और सीमन, सीमन वो होते हैं, आपने अक्सर आपने
ऑब्जर्व करना होगा, क्या होगा कि स्पर्म्स और स्पर्म से पहले पानी का निकल आना या स्पर्म्स के बाद पानी निकल आती है, तो जो सिर्फ पानी होता है जिसके अंदर स्पर्म मोटिलिटी गेन कर लेता है उसका नाम है सीमन। इसमें एसिड्स भी होते हैं, बेसिक चीज़ें भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, और स्पर्म तो स्पर्म होता है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जिस तरह फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इस तरह मेल में एंड्रोजन भी है, मैंने आपको बताया था ना। द इंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन हार्मोन। These are chemicals that stimulate, regulate activity of your cell or organs. The primary hormone involved in the functioning of the male reproductive system क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तीसरा टेस्टोस्टेरोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो कि ब्रेन के अंदर है प्रोड्यूस हो जाते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ योर ब्रेन। ये आपकी बिल्कुल बुनियाद भी है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शन इन योर बॉडी। आपके जिस्म में बहुत से कामों को कंट्रोल कर लेता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। बस फॉलिकल मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का स्टिमुलेटिंग करना, हार्मोन हार्मोन है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं which are necessary to continue the process of spermatogenesis। फिर आप स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को और भी कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन is also important for the development of male characteristics including muscle mass, strength, hair distribution all। और जिस तरह एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए ज़रूरी है, इस तरह एंड्रो टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, सेक्स ड्राइव के लिए, बोन मास को बढ़ाने के लिए, फेट डिस्ट्रीब्यूशन को, मसल मास और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? टेस्टोस्टेरोन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्थ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। Male sexuality is a complex phenomenon that is strongly influenced by personal, cultural, and social factors. Assessment of male reproductive function begins with the evaluation of urinary function and symptoms. This assessment includes focus on sexual function as well as manifestation of sexual dysfunction. Sexual function की sexuality के या dysfunction हुई है उसको। The patient is asked about the usual state of health, सेहत के बारे में पूछो, and any recent changes in general and physical and sexual activity। उनसे ये पूछो कि आपकी फिजिकली कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं है, या सेक्सेस में सेक्सुअल कंटेक्ट में कोई मसला तो नहीं हो रहा है आपको। एनी सिम्टम्स और चेंजेस इन फंक्शन, अगर उसकी काम मुतासिर हुई है या स्ट्रक्चर मुतासिर हुई है, आई एक्सप्लोर फुली एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। आप उससे डिटेल में हिस्ट्री ले लो। दीज सिम्टम्स कलेक्टिवली रेफर एज अ प्रोस्टाटिज्म। उसका नाम है प्रोस्टाटिज्म की अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो यूरिन का फ्लो स्टॉप हो जाता है, उसका नाम है प्रोस्टाटिज्म। में इंक्लूड दोज एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है काज बाय एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है। इंक्रीज यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, इंसान को बार बार छोटे पेशाब का ख्वाहिश आ जाती है। डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, और जिसकी यूरिन का निकलना वो स्लो हो जाता है। डबल और ट्रिपल वार्डिंग, तो बार बार वो वाइडिंग के लिए, छोटे पेशाब के लिए वॉशरूम जाता होता है। द पेशेंट आल्सो असिस्ट फॉर डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब है उसको डिफिकल्टी एंड यूरिनेशन होती है। हीमोचूरिया, इसमें के अंदर खून का निकल आना। हीमाटोस्पर्मिया, स्पर्म के अंदर खून का निकल आना, ये अक्सर हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से। हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछो। असेसमेंट ऑफ सेक्सुअल फंक्शन एंड डिसफंक्शन इज एन एसेंशियली पार्ट ऑफ योर हेल्थ हिस्ट्री। जब आप उनसे हिस्ट्री ले रहे हो ना, तो उनसे ये पूछो कि आप सेक्सुअली ठीक है या ख़राब है। ये बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में। द एक्सटेंट ऑफ हिस्ट्री डिपेंड ऑन द पेशेंट रिप्रेजेंटिंग सिम्टम्स एंड द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द सेक्सुअल फंक्शन। फैक्टर्स के बारे में पूछो। क्रॉनिक इलनेस, अगर उससे बहुत लंबी आरसी वाला बीमारी, क्रॉनिक का मतलब ये है डायबिटीज़, मिलाइटस, शुगर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का मसला है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अंदर स्क्लेरोसिस का मसला है, स्ट्रोक, पालच का मसला है, या कार्डिक डिजीज़ है, दिल का मसला है। यूज़ ऑफ मेडिकेशन दैट अफेक्ट्स सेक्सुअल फंक्शन, ऐसी चीज़ें तो वो नहीं ले रहा है जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअल फंक्शन ख़राब है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर वाला, साइकोटिक वाला, ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स वो नहीं ले रहा है। आल्सो कलेक्ट हिस्ट्री रिगार्डिंग स्ट्रेस के बारे में, अल्कोहल के बारे में, नशे के बारे में, स्मोकिंग के बारे में भी पूछो। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होती है।
असेसमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट पहले से जो मसले है उसके बारे में पूछो। इन द पास्ट हेल्थ हिस्ट्री शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर इलनेस, बड़े मसले के बारे में पूछो। हॉस्पिटलाइजेशन, क्या आप पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी या नहीं। एंड सर्जरीज के बारे में पूछो। एंड आल्सो इंक्वायर्ड अबाउट मेन इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन होती है अक्सर उनके बारे में पूछो। गोनोरिया तो नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल एसटीडी, सेकेंडरी सॉरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है आपको। कॉमन रिप्रोडक्टिव इलनेस दैट अफेक्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शन और मम्स के बारे में, वायरल इन्फेक्शन है, रोबेला के बारे में पूछो। In healthy history, the nurse should ask if male patient have had mumps, अगर उसको mumps हुई है, have been immunized, क्या आपने वैक्सीन करवाई थी with mumps वैक्सीन, और have any indication of sterility, या आपको स्टेरिलिटी के बारे में कोई इंडिकेशन है या नहीं है। The nurse also question the client regarding the patient current health, अभी जो सेहत है उसके बारे में पूछो। स्टेटस एंड प्रेजेंस ऑफ एक्यूट क्रॉनिक कंडीशन, पहले से कोई छोटे बड़े मसले तो नहीं है। मेडिकेशन के बारे में, अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रेस्क्राइब एंड ओटीसी मेडिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स मेडिकेशन के बारे में पूछो। दैट द पेशेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इंक्लूडिंग रीजन फॉर मेडिकेशन, ये क्यों ले रहा है उस मेडिसिन को, द डोसेज और कितना मकदार में ले रहा है, द ड्यूरेशन कितनी टाइम से ले रहा है उसके बारे में पूछो। फिजिकल असेसमेंट करो उसका, DRE, डिटेल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इसके अंदर रेक्टम के अंदर एनस के अंदर वो क्या कर रहे हैं डॉक्टर या प्रैक्टिशनर, वो अपनी उंगलियों को डाल के रेक्टम को पलपेट करने की कोशिश करते हैं। अगर रेक्टम के ऊपर कोई हार्ड सी मांस होती है इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसका नाम है प्रोस्टाइटस या प्रोस्टाटिज्म, एनलार्ज हो गई है। जब वो एनलार्ज हो जाए तो यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आएगा, यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर जब आएगा तो रास्ता बंद होगा, तो यूरिन का फ्लो स्टॉप होगा, तो बार बार यूरिन आएगा, छोटे पेशाब आएगी, बार बार इंसान को तंग करेगा, बार बार वो वॉशरूम जाएगा, तो इसलिए ये DRE करवाना चाहते हैं। टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकल को या मतलब अपनी इसकी जो पाउच है, एग्स की पाउच को आप सेल्फ एग्जामिन कर सकते हो, इसके अंदर दाना तो नहीं है, इसके अंदर कोई हार्ड चीज़ तो नहीं है कैंसर की तरफ। डायग्नोसिस एजेकुलेशन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, ये एंटीजन टेस्ट है, प्रोस्टेट PCPSA टेस्ट है कि इससे पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर तो नहीं है या एनलार्ज तो नहीं हुई है। अल्ट्रा सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करो, प्रोस्टेट फ्लूइड एंड टिश्यू एनालिसिस, टेस्ट ऑफ मेल सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिट का मतलब है उंगली डालना, रेक्टम में है, एनस के अंदर जो रेक्टम होता है उसमें डालना। द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज रिकमेंडेड, डॉक्टर ये रिकमेंड करता है इज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये एक रेगुलर हेल्थ चेकअप का हिस्सा है। पर एवरी मैन, हर एक के लिए, ओल्डर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 40 साल से ऊपर होते हैं। 40 साल का उम्र इसलिए हद दी है कि अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला बूढ़ों को हो जाता है। द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इनेबल, ये आपको इसके काबिल बना देता है दी एग्जामिनर को टू असेस द साइज, ताकि उसको साइज़ का पता चले, शक्ल का पता चले, एंड कंसिस्टेंट या प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ को, शक्ल को, या कंसिस्टेंट इसका मतलब है कि हार्ड है, सॉफ्ट है। टेंडरनेस के बारे में कि दर्द वो कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑन पल्पेशन, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो ये तो वो दर्द करेगा, इन्फेक्शन नहीं है तो बिल्कुल वो नॉर्मल होगा। द प्रेजेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एनी नोड्यूल, या कोई दाना तो नहीं है इसके अंदर, मतलब सख्त तो नहीं हो गई है, जो उसको आप नोट कर सकते हो। टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, टेस्टिकल को एग्जामिन करो, क्या द मेल जेनिटल इज इंस्पेक्टेड फॉर एबनॉर्मेलिटी एंड पल्पेटेड फॉर मास, इसके अंदर आपको मास का अंदाज़ा होगा। द स्क्रूटम इज पल्पेटेड, उसके अंदर एक जिस पाउच में होते हैं ना उसको आप पल्पेट कर दो, इसके ऊपर फिंगर्स करो केयरफुली फॉर नोड्यूल्स, अगर इसके अंदर नोड्यूल दाने तो नहीं है, मास तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन दर्द तो नहीं कर रहा है। एग्जामिनेशन ऑफ द स्क्रूटम कैन रिवील सच डिसऑर्डर लगा हाइड्रोसील, अगर इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया इसका मतलब है हाइड्रोसील। हर्निया है, अगर अक्सर ये हो जाता है कि प्रेशर के अंदर या कंस्टिपेशन हो जाती है, तो या मतलब इसके अंदर से इंटेस्टाइन निकल के, और जब आप अपने एग्स के ऊपर हाथ को मतलब पलपेट करते हो तो आप वहाँ पर हार्ड चीज़ नर आज़ान आपको महसूस होगा,
इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब दाना है, दाना नहीं, अक्सर से अंदर से इंटेस्टाइन निकल आया होता है और उसके ऊपर प्रेशर, फिर उसका प्रेशर जो है ना नीचे की तरफ आया हुआ होता है, या ट्यूमर आप टेस्ट, अगर वहाँ पर कोई दाना है तो इसका मतलब है ये ट्यूमर भी हो सकती है। द पीनस इन इंस्पेक्टेड, पीनस को देखो एंड पल्पेटेड पर अल्सरेशन, इसके ऊपर देखो जख्म तो नहीं है, दाने तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर इसके ऊपर आप हाथ लगाते हो टाइट तो इसके अंदर येलो कलर का डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा है इससे, या वाइट कलर का। डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, प्रोस्टेट के लिए अक्सर बूढ़ों के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सब्सटेंस, उसको कहता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड इन ब्लड स्पेसिमेन, ये ब्लड से हम टेस्ट करवाते हैं। एंड लेवल इंक्रीज विद प्रोस्टेट कैंसर, अगर जिसको प्रोस्टेट कैंसर हो तो ये नॉर्मल से ऊपर आ जाती है। द नंबर ऑफ अदर कंडीशन एग्जांपल ऑफ BPH, B9 प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, या TURP एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन एंड एक्यूट प्रोस्टाइटिस, अगर यूरिनरी रिटेंशन है या प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, तो ये मसले अक्सर आते हैं। PSA लेवल आर मेजर्ड इन नैनोग्राम पर मिलीलीटर, नैनोग्राम पर ml। नॉर्मली जो प्रोस्टेट PSA हार्मोन का लेवल है 0.2 से, एंटीजन का लेवल है 0.2 से 4 तक है। अगर 4 से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में मसला है, कैंसर है। वॉल्स मोर देन 4 इज कंसिडर्ड टू एलिवेट, अगर 4 से आगे आ जाए तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है। अल्ट्रासोनोग्राफी, हमने पीछे एक लफ्ज़ देखा TRUS, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। ट्रांस का मतलब है क्रॉस, एक क्रॉस, रेक्टल का मतलब है रेक्टम, एनस के अंदर एक इंटेस्टाइन जो है रेक्टम है। अल्ट्रासाउंड में परफॉर्म इन पेशेंट विद एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड बाय DRE, अगर आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की, अल्ट्रासाउंड किया आपने, फिर इन दोज विद एलिवेटेड PSA लेवल, अगर PSA लेवल नॉर्मल से ऊपर है तो इसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, कैंसर है। जब कैंसर हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट का पता आपको पीछे से पता चलेगी जब आप एनस में उंगली डाल के वहाँ पर हार्डनेस महसूस होगी। प्रोस्टेट फ्लूइड एंड टिश्यू एनालिसिस, वहाँ से फ्लूइड और टिश्यू का एनालिसिस आप किस तरह कर लोगे। स्पेसिमेन ऑफ प्रोस्टेट फ्लूइड, वहाँ से स्पेसिमेन ले लो, फ्लूइड ले लो, और टिश्यू में भी ऑब्टेन्ड पर कल्चर, कल्चर के लिए भेज दो। इफ डिजीज और इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज सस्पेक्टेड, अगर आपको शक पड़ गया कि प्रोस्टेट का मसला है तो क्या करो, वहाँ से कल्चर भेजो। कल्चर में पता चलेगा कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। टेस्ट फॉर मेल सेक्सुअल फंक्शन, मेल सेक्सुअल फंक्शन के बारे में टेस्ट करो। इफ द मेल कैन नॉट एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर वो दिलचस्पी नहीं ले रहा है इंटरकोर्स में, टू हैड सेटिस्फेक्शन, उसकी तसल्ली नहीं होती, अ डिटेल हिस्ट्री इज ऑब्टेन, उनसे क्वेश्चन पूछो, एडिशनल टेस्ट करो, साइकोलॉजिकल एवालुएशन करो। Also a part of this test including psychological evaluation or the part of diagnostic workup and are usually constructed by special teams, के लिए अपना टीम होता है। Thanks for watching. If you have any question you can ask it on our channel.